Hello friends, Namaskar. Welcome to our very special program, Doctor at Your Door. Today we have with us Dr. Shubham Jain. He is a consultant surgical oncologist at Max Super Speciality Hospital, Saket. So let's welcome him. So Dr. Shubham, welcome to our show. Namaskar. नमस्कार। डॉक्टर शर्मा, हमने अपने ऑडियंस से बहुत सारे कैंसर्स के बारे में बातें की हैं, उनको कैंसर से रिगार्डिंग जानकारी दी है। सो आज जैसा कि आप सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, तो हम बात उसी पे करेंगे कि क्योंकि कैंसर को लेके जो बहुत सारी चीज़ें आज भी लोगों के अंदर क्लियर नहीं है, क्योंकि कैंसर कहीं भी हो जाता है, कैसे भी हो जाता है। एंड जब सर्जरीज की बात आती है तो हम आउटर सर्जरीज पे तो फोकस करते हैं, बट इंटरनली जब किसी इंसान को जो कैंसर से डायग्नोज होते हैं तो उस स्टेज पे क्या क्या इश्यूज आते हैं, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि हम थोरेसिक कैंसर के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि थोरेसिक्स एक बहुत ही ऐसी जगह होती है कि बॉडी के पार्ट्स में कि जिसके नियर बाय हार्ट होता है। एंड लंग्स के कैंसर के बारे में हम बात करें तो थोरेसिक कैंसर, जैसा कि आपने मुझे प्रोग्राम से पहले बताया था। सो मैं चाहूंगी आप हमारे ऑडियंस के लिए भी ये थोड़ी सी जानकारी दें कि कितना मुश्किल होता है अगर किसी को थोरेसिक कैंसर हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एंड कैसे हम इससे बचते हैं। थैंक यू सबसे पहले मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। थोरैसिक कैंसर्स बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कैंसर्स होते हैं। ये एक बीमारी नहीं है। थोरैक्स हमारे शरीर का वो हिस्सा है चेस्ट का जिसके थ्रू हमारे खाने का रास्ता भी जाता है। हमारी लंग्स भी चेस्ट के अंदर होती हैं, हार्ट भी चेस्ट के अंदर है। ये सब बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं जीवन के लिए। यदि हम कोई भी कैंसर का इलाज करते हैं तो हमें आगे आने वाले समय में इस इलाज के होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स का भी ध्यान रखना होता है। यदि मैं सर्जरी की बात करूं तो कोई भी सर्जरी सफल नहीं होगी यदि मेरे को उसमें हार्ट निकालने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि मरीज़ की लाइफ में उसमें बहुत इम्पैक्ट होता है। इसी तरीके से यदि लंग का मुझे एक बहुत बड़ा हिस्सा निकालने की ज़रूरत पड़ रही है या उसको रेडिएशन से ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ रही है जिसके बाद उनके लंग्स ठीक से काम नहीं करेंगे, तो ये भी एक लाइफ के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। इन साइड इफ़ेक्ट्स के चलते थोरैसिक कैंसर्स को ट्रीट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये नहीं, दूसरी चीज़ ये भी है कि क्योंकि ये गांठें अंदर होती हैं तो शुरुआती स्टेज में या जल्द में पकड़ में नहीं आती। इनके कुछ लक्षण बहुत वेग से होते हैं। सपोजिंगली यदि कोई बहुत लंबे समय से स्मोकर रहा है तो उनको कुछ खांसी जैसे सिम्टम्स शुरू होंगे, जो कि हम बहुत आसानी से इग्नोर करते हैं कि अच्छा सर्दी खांसी जुकाम कुछ हो गया है, थोड़े दिन से खांसी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, और हम खुद ही अपने आप को ट्रीट करने लग जाते हैं। इस वजह से इन बीमारियों का जल्दी पकड़ में आना मुश्किल है। जल्दी नहीं पकड़ में आने की वजह से ये फैल जाते हैं और आसपास के और स्ट्रक्चर्स को भी पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, और इस वजह से इनका इलाज मुश्किल हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली बात की जाती है यही कि तंबाकू के साथ बहुत ज़्यादा हम थोरैसिक या लंग कैंसर्स का एसोसिएशन देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे अहम बचाव यही है कि यदि कोई भी धूम्रपान अपना अवॉइड कर सके या तंबाकू किसी भी फॉर्म में लेना अवॉइड कर सकें, तो वो सबसे बड़ा और पहला बचाव है। डेफिनेटली, जैसे आपने बताया कि आप इलाज तो करते हैं, लेकिन इलाज के साथ जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कई बार। तो इलाज के ड्यूरेशन में साइड इफेक्ट को कैसे हम कंट्रोल करते हैं? मीन अगर पेशेंट जा रहा है किसी डॉक्टर के पास एंड वो मेंटली प्रिपेयर है कि मुझे मेरा ऑपरेशन ही होने वाला है या मेरे इलाज किस तरीके से करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा साइड इफेक्ट है, तो उस सिचुएशन में कैसे एक पेशेंट को ये समझना चाहिए कि साइड इफेक्ट तो है लेकिन उस लेवल का साइड इफेक्ट नहीं है जो आपको कैंसर दे सकता है? जी, तो तभी हर मरीज का ट्रीटमेंट प्लान इंडिविजुअलाइज्ड होता है। हर मरीज की रिपोर्ट्स, उनकी जांचें देख के ही फिर ये डिसाइड किया जाता है कि इस केस में हम कैसे साइड इफ़ेक्ट्स को इलाज के सबसे कम कर सकते हैं और इलाज की एफिकेसी को, उसके फ़ायदे को सबसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम पेट स्कैन करके देखते हैं कि क्या बीमारी यहीं पे ही है कि किसी और शरीर के हिस्से में गई हुई है। बायोप्सी करके देखते हैं कि बीमारी का क्या नेचर है, क्या इस बीमारी में सर्जरी से फ़ायदा होगा या सर्जरी के अलावा कीमो रेडियोथेरेपी से भी फ़ायदा हो सकता है। आज की तारीख में कैंसर का इलाज खाली सर्जरी नहीं रह गया है। हम ओवरऑल होलिस्टिकली देखते हैं कि इस मरीज़ की इस बीमारी का इलाज सबसे ज़्यादा अच्छा किस प्रणाली से हो सकता है। ज़्यादातर जो एडवांस्ड कैंसर्स होते हैं उनमें कोई भी एक अपने आप में सक्षम नहीं होती कि एक लंबे समय तक मरीज़ को इलाज दे पाए या मरीज़ की बीमारी रोक सके। तब हमको सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इन तीनों को जोड़ना होता है।
और मतलब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। जब भी कोई मरीज आता है, जर्नल इसका हम अगर बोले कि जर्नल क्या इलाज होता है, तो जर्नल कुछ इलाज नहीं होता है। पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट की स्टेज। एक बहुत एक बारी किसी इवेंट पे मुझे ऐसे ही किसी ने पूछा कि कैंसर का इलाज, सर्जरी तो एडवांस स्टेज में ही होता है, जो शुरुआती बीमारी है क्योंकि वो छोटी होती है शायद वो दवाइयों से ख़त्म हो जाती है, कीमोथेरेपी से। एक ये धारणा थी। दूसरी किसी की धारणा होती है कि कीमोथेरेपी बहुत एडवांस स्टेज में दी जाती है और कीमोथेरेपी के बाद कोई बचता नहीं है। तो मैं कहूँगा ये दोनों ही धारणाएं गलत हैं। शुरुआती स्टेज में जब बीमारी बहुत छोटी होती है, हमारी कोशिश रहती है कि इसको सर्जरी करके उस अंग को निकाल दिया जाए, क्योंकि बीमारी छोटी है तो फंक्शनली सर्जरी करके वो अंग रिप्लेस करने में लॉस फंक्शनली बहुत कम होता है। तो इसके लिए शायद से सर्जरी ही सबसे सरल और आसान इलाज हो मरीज के लिए एक शुरुआती स्टेज में। जैसे जैसे बीमारी की स्थिति अवस्था बढ़ती है, वैसे वैसे खाली सर्जरी करने में जैसे मैंने बताया कि आसपास के ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व हो जाते हैं उनको निकालने की आवश्यकता होती है, और बीमारी के वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से हमको एडवांस स्टेजेस में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का सहारा लेना पड़ता है, बीमारी को छोटा करने के लिए या फिर बीमारी के जो छोटे कीटाणु हों उनको ख़त्म करने के लिए, जिससे कि हम लंबे समय तक बीमारी के ऊपर कंट्रोल कर पाएँ। एक और चीज़ जैसे आपने यहाँ पर बताई कि जो हमारा ऑपरेशन होता है, जो सर्जरीज होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कई बार रिस्क फैक्टर पे भी होती हैं, पार्ट्स निकालने पड़ते हैं आसपास के। सो बॉडी लाइफ का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। थोरेसिक कैंसर की जो हमने बात की है यहाँ पर, अगर किसी इंसान को वो पकड़ में आता है, सबसे पहले तो कौन सी स्टेज पे वो पकड़ में आता है, एंड सेकेंडली उसको कैसे ऑपरेट करते हैं आप? थोरैसिक कैंसर, जैसे मैंने बताया कि कैंसर्स का समूह है। इनमें सबसे कॉमन या सबसे जानलेवा हमारे लंग कैंसर्स होते हैं। तो यदि इसकी बात करें तो लंग कैंसर्स आज भी हिंदुस्तान में हम अधिकतर स्टेज 4 या स्टेज 3 में पकड़ते हैं, जब वो शरीर के दूसरे अंगों में भी फैल चुके होते हैं। स्टेज 4 को मैं लाइलाज बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज की डेट में स्टेज 4 कैंसर्स में भी बायोप्सी के माध्यम से हम कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ गोलियां होती हैं, दवाइयां होती हैं, जिनसे लंबे समय तक उसका इलाज किया जा सकता है। ये सच है कि ज़्यादातर बीमारियां हमको स्टेज 4 में पता चल रही हैं, बट यही अगर हमको स्टेज 1 स्टेज 2 में पता चले तो इसमें सर्जरी के माध्यम से बीमारी के ऊपर काबू पाना बहुत आसान हो जाता है। आजकल क्योंकि कोविड की वजह से एक कम्युनिटी में सीटी स्कैन की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, हम बहुत ज़्यादा जल्दी सीटी स्कैन करा रहे हैं आजकल, तो इस वजह से देखने को मिल रहा है कि हम लंग कैंसर्स, बहुत ही छोटे छोटे लंग कैंसर्स भी पकड़ रहे हैं। दैट्स ग्रेट। आई मीन अगर इनिशियल टाइम पे हमें पकड़ में आ रहे हैं ये, एंड इसकी वजह से हम लंग कैंसर्स का जो ऑपरेशन है वो बहुत ही छोटे इंसिजन से, दूरबीन से या रोबोट से कर पा रहे हैं। और ऐसा भी संभव हो रहा है कि क्योंकि बीमारी जल्दी पकड़ में आ गई, जैसे मैंने बताया कि इसमें आगे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की ज़रूरत ना हो। तो एक तरफ तो ये है कॉम्प्लेक्सिटी ऑपरेशंस की कि हम छोटी छोटी जितनी बीमारियां पकड़ेंगे उतना ज़्यादा इलाज इफेक्टिव होगा, बट हाँ वो ऑपरेशन करने की प्रक्रिया को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, जहाँ पे हम मरीज़ को जल्दी घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लैप्रोस्कोपिकली या वैट्स कहते हैं हम चेस्ट में, या रोबोट से सर्जरी करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बहुत एडवांस कैंसर्स होते हैं आज की डेट में, टेक्नोलॉजी और अलग अलग एनेस्थीसिया केयर, क्रिटिकल केयर और ये सारी मोडालिटीज़ इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि जो 10 साल पहले लगभग बीमारियां पैमाने की लाइलाज कही जाती थी, आज की डेट में उसको हम लाइलाज नहीं मानते। इवन बड़ा अगर ऑपरेशन करना हो तो बड़ी टीम की मदद से और अलग अलग इम्प्लांट्स और इन सब की मदद से हम बड़े कैंसर्स को भी निकाल सकते हैं और उसके ऊपर एक अच्छा कंट्रोल पा सकते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि अगर स्टेज 4 पे आके हम कैंसर का इलाज ले रहे हैं, इसलिए सर्जरी करा रहे हैं, तो ना उम्मीदी के साथ करवा रहे हैं। उम्मीद है, बिल्कुल है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कैंसर किसी भी स्टेज पे लाइलाज नहीं होता। ओके, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ला इलाज बीमारी है कैंसर। हाँ, इसमें हम जो अपने पेशेंट्स को टर्म्स बोलते हैं, 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है क्यूरेबल, एक होता है ट्रीटेबल। क्यूरेबल मतलब क्या हम बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं, तो शायद से स्टेज 4 कैंसर्स को हम जड़ से खत्म ना कर पाए, बट ट्रीटेबल, हाँ डेफिनेटली ट्रीटेबल होते हैं, इनका इलाज संभव है।
स्टेज 4 में भी कैंसर का यदि कोई मरीज हो तो उसकी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। दर्द हो रहा है किसी कारण से तो दर्द का इलाज किया जा सकता है। अगर किसी वजह से सर में कोई तकलीफ है, चक्कर आ रहे हैं, ब्रेन में कोई गांठ पहुंची हुई है थोरैसिक कैंसर्स की, तो उसका रेडियोथेरेपी से इलाज किया जा सकता है। सो हो सकता है मरीज के लिए उस समय सर्जरी ही सबसे सही इलाज ना हो, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हो, बट लाइलाज नहीं है। इनके इस स्टेज पे भी हम अच्छा एक उनको सर्वाइवल दे सकते हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपना जो बचा हुआ जीवन है वो ठीक से व्यतीत कर सके, डिग्निटी के साथ व्यतीत कर सके। डेफिनेटली आपने यहाँ पर 2 वर्ड कहा, क्यूरेबल एंड ट्रीटेबल, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी से डेवलप होता है कि अगर कैंसर को हम उसकी सर्जरी कर रहे हैं तो कितने % चांसेस है, जैसे आपने बताया कि क्यूरेबल में शायद हम क्योर हो सकता है, ट्रीटेबल में ये ट्रीट हो सकता है, लेकिन कई बार माइंड में ये भी आता है कि हम सर्जरी तो करा रहे हैं, क्या हम जड़ से खत्म कर सकते हैं या नहीं। तो कितने % ये चांसेस होता है कि अगर कैंसर की हमने सर्जरी करवाई है तो वो एरिया दोबारा कैंसर से पीड़ित ना हो। हर बीमारी का स्टेज टू स्टेज वेरी करता है। यदि बीमारी हमको शुरू में पकड़ में आ गई, स्टेज 1 में पकड़ में आ गई, तो उसका क्योर ज़्यादा आसान है, ज़्यादा सरल है, ज़्यादा लंबे समय तक क्योर रहेगा, शायद से सर्जरी ही क्योर हो। तो ऐसे केसेस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 70 से 80% तक हम बीमारी ख़त्म कर देंगे। अगर यही हमको एडवांस स्टेज में बीमारी मिलती है, स्टेज 3 में मिलती है, तो इसमें हमारा कम से कम 50%, 40 से 50% सक्सेस का रेट रहता है। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि स्टेज 1 के मरीज़ को बीमारी वापस नहीं आ सकती, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि स्टेज 3 के मरीज़ को बीमारी वापस डेफिनेटली आएगी ही। हम इन सभी मरीज़ों को अपनी सक्सेस रेट जानते हुए फॉलोअप पे रखते हैं। उन सभी को बताते हैं कि आपको 3-3 महीने पे दिखाना होगा, आपकी जांचें होंगी। यदि आगे आने वाले समय में हमको बीमारी पकड़ में आई और उस समय फिर से ट्रीटेबल हुई तो हम उसको फिर ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। अ लॉट ऑफ दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि मरीज़ की आज की डेट में स्थिति कैसी है, उनकी जनरल कंडीशन कैसी है, क्या वो कुछ बीमारी का इलाज टॉलरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम आजकल एज अ टीम डिसाइड करते हैं कि ये मरीज़ को ये इलाज देके फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, और हम बेस्ट अपने इलाज और रिजल्ट्स कैसे ला सकते हैं। तो यानी कि जो मरीज उसने ऑपरेशन करवाया है, सर्जरी, तो कैंसर अपना रिमूव करवाया स्टेज फर्स्ट पे सपोजिंगली, सो वो टेंशन फ्री हो जाए कि अब आने वाले टाइम पे उससे नहीं होने वाला है, या माइंड में डर रहता है, या अगेन दिस डिपेंड्स अपॉन हिस्ट्री। मैं इसको टेंशन नहीं बोलूँगा। हाँ। मैं इसको एक तरीके से सतर्क रहना बोलूँगा। सो आपको सतर्क रहना है। बीमारी किसी को भी वापस आ सकती है, बट अगर आप रेगुलरली फॉलोअप करा रहे हैं, अगर आप उसमें कोई लापरवाही नहीं कर रहे हैं, तो यदि अगर बीमारी वापस आई भी, जो कि आपके हाथ में वैसे भी नहीं है, तो वो जल्दी पकड़ में आ जाएगी और उस समय उसका इलाज करना फिर से आसान होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर किसी चीज़ का इलाज कर दिया तो वो बीमारी वापस नहीं आ सकती या शरीर में कोई दूसरी बीमारी नहीं बन सकती। मगर इम्पॉर्टेंट आज की डेट में ये है कि अगर बीमारी हो भी जल्दी पकड़ में आ जाए तो ज़्यादा आसानी से उसका इलाज हो सके। ओके, हम ट्यूमर और कैंसर अगर मैं बात करूं, बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है कि कई बार लोगों से हमने ये सुना है कि कहते हैं ट्यूमर था, पता नहीं कब कैंसर बन गया, इसका समझ ही नहीं आता। तो ट्यूमर और कैंसर क्या एक ही चीज है, पहला क्वेश्चन। या ट्यूमर को अगर हम इग्नोर करते हैं, सपोजिंगली कोई गांठ है, इग्नोर करते हैं, तो वो आने वाले टाइम में आके कैंसर के रूप में फॉर्म हो जाता है। ओके, सो ट्यूमर बेसिकली एक लैटिन शब्द है। ट्यूमर का मतलब है कोई भी गांठ, और कैंसर क्रैब से ओरिजिनेट हुआ एक शब्द है। क्रैब से इसलिए क्योंकि जैसे क्रैब जकड़ लेता है, वैसे ही कैंसर की जब गांठें देखी गई, जब शुरुआत में देखी गई, तो ऐसा था कि आसपास के टिश्यूज को जकड़ लेती है। सो ट्यूमर एक साधारण गांठ को भी कह सकते हैं जो कि जानलेवा नहीं है, और कैंसर एक ऐसी गांठ है जो कि जानलेवा हो सकती है क्योंकि वो एक तो आसपास की ऑर्गन्स को पकड़ लेती है और उसमें कहीं और फैलने की क्षमता भी होती है। सो कई बार ऐसा होता है कि कोई साधारण गांठ को हम ट्यूमर बोल देते हैं। इसमें जनरली ऐसा नहीं होता कि ट्यूमर कैंसर में बदल जाए, ज़्यादातर केसेस में। ये इन दोनों के वर्ड्स का ओरिजिन है।
अगर हम किसी गांठ को शुरुआती स्टेज में लापरवाही से ट्रीट करें, ज़्यादातर कैंसर की गांठें शुरुआती स्टेज में हमको तकलीफ नहीं देती, पेनलेस होती हैं। अगर किसी को स्तन में कोई गांठ है तो वो ज़्यादातर तकलीफ नहीं देगी। ऐसे में टेंडेंसी हमारी होती है कि अच्छा तकलीफ नहीं दे रही, इसको क्यों हम छेड़ रहे हैं, क्यों दिखाना है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और टाइम रहते रहते धीरे धीरे वो उसमें तकलीफ आने लग जाती हैं। तो प्रोबेबली ये एक ओरिजिन होता है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि पहले ट्यूमर था और अब कैंसर बन गया। ये कैंसर शुरू में भी था, बट हमने क्योंकि लापरवाही बरती इसके साथ, तो इसलिए ये फैल गया। इसको हम शुरुआती स्टेज में अगर ट्रीट करा लेते तो इसका इलाज आसानी से हो जाता जब ये लोकलाइज था। तो ऐसा नहीं होता कि ट्यूमर कैंसर बदल गया, इट इज़ मोर ऑफ कि हमारी समझ में हमने जो टर्मिनोलॉजी दी कि पहले बीमारी एक ही जगह थी, गांठ थी, साधारण सी तकलीफ नहीं दे रही थी, बट अब वो फैल गई। तो जब हम उसको फैलने के साथ एसोसिएट करते हैं तब हम उसको कैंसर का नाम दे देते हैं, क्योंकि तब हमको लगता है कि बीमारी बढ़ गई है। और जब बीमारी छोटी होती है तो हम लेमैन लैंग्वेज में उसको ट्यूमर बोलते हैं कि अच्छा ट्यूमर है, साधारण है। बट ओके, जो हम कहते हैं ब्रेन ट्यूमर की वजह से किसी की डेथ हो गई है, तो वो क्या होता है? वो गांठ, ब्रेन में गांठ हो जाती है? सो ब्रेन ट्यूमर अगेन नॉर्मल भाषा में बात करें तो ज़्यादातर जो ब्रेन में गांठें होती हैं वो कहीं और से आई होती हैं। ब्रेन में अपनी भी गांठें होती हैं जो कि जानलेवा होती हैं, उनको ग्लायोब्लास्टोमा बोलते हैं। इनका भी इलाज यदि हम सही समय पे पकड़ लें तो इलाज संभव है। बट क्योंकि ब्रेन के इलाज में हमको ब्रेन का या तो एक हिस्सा निकालना पड़ेगा सर्जरी में, या फिर हमको रेडियोथेरेपी से ब्रेन का इलाज करना पड़ेगा। ये ट्यूमर के केस में या कैंसर के केस में? ये दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं मेरी समझ में। ज़्यादातर साधारण गांठ अगर होगी तो उसका सर्जरी से ही इलाज हो जाएगा, उसमें हमको कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं रहती। बट यदि कैंसर है, जानलेवा है, तो उसके सेल्स बहुत ज़्यादा जल्दी डिवाइड करते हैं और उनमें फैलने की क्षमता होती है। तो इसके लिए उन केसेस में हमको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। ब्रेन में दोनों ही प्रकार की गांठें होती हैं, जैसे शरीर के किसी भी हिस्से में जानलेवा भी गांठ हो सकती है और साधारण गांठ भी हो सकती है। सो अगर मैं किसी को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो साधारण गांठ को मैं ज़रूर बोलूँगा कि ट्यूमर है, जिससे कि कैंसर का शब्द सुन के कोई घबरा ना जाए। कैंसर अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, बट यदि उस ट्यूमर को भी छोड़ दिया जाए तो उसकी कैंसर में या जानलेवा होने की क्षमता हो सकती है। सभी केसेस में नहीं, बट कुछ केसेस में। मिसाल के तौर पे यदि मैं बोलूँ तो किडनी के कैंसर्स, प्रोस्टेट के कैंसर्स, थायराइड के कैंसर्स, ये इन सब को आज की डेट में इलाज कर पाना इन सब का इतना आसान और सरल है कि हम इनको उतनी जानलेवा बीमारी मानते भी नहीं हैं अर्ली स्टेजेस में। इनका यदि इलाज किया जाए तो जड़ से बीमारी बहुत आसानी से खत्म की जा सकती है। बट वो कौन से स्टेज में हमें पता लगे तब? हाँ, डेफिनेटली स्टेज बहुत एक सरल, बहुत एक अहम चीज़ है, जिसके लिए जो हमारे ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स, आउटकम्स डिटरमिन करती है। अगर हम नॉर्मल यंगस्टर्स की बात करें या बच्चों की बात कर लेते हैं, क्योंकि कैंसर आजकल बच्चों में भी डेवलप हो रहा है, तो उस स्टेज पे भी बच्चों का जो हम आप लोग ट्रीट करते हैं, क्या उनके स्टेजेस के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं, या बच्चों को है कि अगर बढ़ रहे हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट जैसे बच्चों में बीमारियों में हर बाकी चीज में आते हैं, तो उनके लिए भी आना, तो उनको इस चीज से कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छोटे से बच्चे को अगर कैंसर हो जाती है, तो क्या आप ट्राई नहीं करते हैं कि उन्हें हम सीजेरियन ऑपरेशन के थ्रू खत्म कर सके कैंसर को? बच्चों में भी अगेन जैसे मैंने कहा कि हर बीमारी अलग होती है। ज़्यादातर बच्चों में जो कैंसर्स देखे जाते हैं वो ब्लड कैंसर्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हड्डियों के कैंसर्स बहुत कॉमन है बच्चों में। कोशिश हमारी यही रहती है, वी अंडरस्टैंड कि किसी भी बच्चे के लिए खेलना कूदना, उनकी नॉर्मल लाइफ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादातर कोशिश रहती है कि जो भी सर्जरी हो उसका फंक्शनल इम्पेयरमेंट किसी बच्चे को ना हो ज़्यादा। इसके लिए कीमोथेरेपी की तो डेफिनेटली ज़रूरत रहती ही है। इसमें हम एक ये भी एस्पेक्ट देखते हैं कि फंक्शनली अगर हम किसी के सपोजिंगली पैर की सर्जरी होनी है तो हम कितना पैर बचा पाएँ उनका बच्चे का, जिससे कि वो अपनी लाइफ में नॉर्मल आ सके। वाई आई मीन कितना पैर बचाने से? गांठ जितनी जल्दी हमको पकड़ में आएगी उतनी ज़्यादा सरलता से हम उसको ट्रीट कर सकेंगे। किसी भी लिम्ब में हमारे 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत अहम होते हैं। कितनी हड्डी का हिस्सा जाएगा उसके अंदर, कितना नर्व का हिस्सा जाएगा जिससे कि हम मसल्स बचा पाएँ, और कितना ब्लड वेसल्स का हिस्सा जाएगा कि जो नर्व्स और हड्डी हम बचा रहे हैं उसमें ब्लड वेसल्स जा पा रही हैं कि नहीं जा पा रही हैं। उनके आगे की लाइफ इससे इफेक्ट नहीं होती है?
नहीं, अगर उसका इलाज ठीक से हो जाए तो नहीं होती है। मतलब डरने की बात नहीं होती है। डिपेंड करता है हमको किस स्थिति में बीमारी मिली और कौन सी बीमारी मिली। हमने ऐसे भी मरीज देखे हैं जिनका इलाज पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, हमारे पास बहुत साल बाद वापस आते हैं कि आपने हमारा 10 साल पहले ऑपरेशन किया था। और ऐसे भी कुछ अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स होते हैं जिनको हम 6 महीने भी नहीं होते हैं बीमारी ट्रीट करें और हम देखते हैं कि शरीर के किसी और हिस्से में बीमारी आ गई है। बट तब भी सपोजिंगली अगर बीमारी फैल के लंग्स में भी आ गई तो भी जो हम पहले बोलते थे कि अब ये लाइलाज हो चुकी है, आज की डेट में थैंक्स टू जो एडवांसमेंट्स है मेडिकल साइंस में, इन पेशेंट्स को भी हम बोलते हैं कि यदि 1 या 2 गांठें ही हैं तो हम उनको लंग की सर्जरी द्वारा निकाल देते हैं, उसको फिर कैंसर की कीमोथेरेपी देते हैं और फिर से एक नई शुरुआत होती है कि हालांकि अब स्टेज हमारी बढ़ गई बट शायद से अब हम कामयाब हों। ओके, सो यू आर द बेस्ट वन टू डिस्क्राइब दैट कि अगर सर्जरी फर्स्ट स्टेज में भी हम करते हैं एंड सर्जरी हम लास्ट स्टेज में भी करते हैं, ठीक है, दोनों स्टेज में करते हैं जी। इन दोनों के बीच का जो टाइम है एक कैंसर पेशेंट के लिए एंड एक डॉक्टर के लिए, कौन कौन सी डिफिकल्टीज होती हैं, कौन कौन से इश्यूज आप सभी को आते हैं? जैसे आपने बच्चों की बात करी तो हर पेशेंट के लिए आज की डेट में, जैसे मैं कहूँगा, जो पहले हम देखते थे कि भाई जान बचानी ज़रूरी है, आज की डेट में खाली हम उस पर फोकस नहीं करते। आज की डेट में हम ये समझते हैं कि जान तो बचनी ही है, इस मरीज़ की अगर जल्दी पकड़ में आ गया, हम इलाज के बाद के जो इनके इश्यूज होंगे लाइफ में उनको कैसे डील करेंगे। सो अगर कोई बच्चा है तो उसको आगे फर्टिलिटी इश्यूज होंगे नहीं होंगे, क्या वो अपनी फैमिली आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर उनके कॉस्मेटिक कंसर्न्स हैं तो हम प्लास्टिक सर्जन से इन्वॉल्व करके कि हम उनके शरीर का जो ऐसा, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट सर्जरी किसी की हुई है यंग एज में, क्या हम वो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट करके उनको दे सकते हैं जिससे कि कॉस्मेटिकली उसको एक ऑर्गन के लॉस का एहसास ना हो। कुछ हिस्सा हम प्लास्टिक सर्जन्स के अलावा ये होता है कि हम मतलब सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू एंड इट इज़ नॉट जस्ट कि जान बचानी है, हम कैंसर के इलाज के आगे के इश्यूज भी देखते हैं आज की डेट में, जिसको हम क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं। कि हम जान तो बचा लेंगे बट क्या इस जिंदगी में आगे जो बचाई हुई है उनको ऐसा कुछ तो नहीं होगा कि साइकोलॉजिकली वो इम्पैक्ट हो जाए। एट द एंड ऑफ द डे हम चाहते हैं कि आपके कैंसर के इलाज को हम आपका अतीत बना दें, समथिंग कि आपको याद रहे कि हाँ कभी हुआ था बट आप उससे पूरे रिकवर कर चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, एक बारी एक मदर आई, उनके बेटे को टेस्टिकुलर कैंसर हुआ, टेस्टिस का कैंसर, एंड शी वॉज वेरी अपसेट एंड वो कह रहे थे कि मैंने इसको हॉस्टल पढ़ने जाने दिया, इस वजह से मुझसे लापरवाही हो गई, ये ठीक हो जाएगा इलाज तो मैं इसको फिर कहीं नहीं भेजूंगी। एंड माई कॉन्वर्सेशन विद हर वॉज कि क्या आप उसके जहन में ये चीज़ अच्छी तरीके से भर देना चाहते हो कि उसको बीमारी हुई जिसकी वजह से उसकी लाइफ आगे रिस्ट्रिक्ट हो गई, या आप उसके जहन से ये चीज़ हटा देना चाहते हो कि हाँ कुछ हुआ था ज़िंदगी में बट वो अब मेरा पास्ट है और नाउ आई एम अ फ्री बर्ड अगेन। सो यही चीज़ हम आज की डेट में कैंसर के इलाज में देख रहे हैं कि हम कैसे इंसान को एक मरीज से वापस अपनी ज़िंदगी में इंसान बना पाए। हम नहीं चाहते कि किसी भी पेशेंट को एज अ कैंसर सर्वाइवर याद किया जाए। हाँ, हर किसी का पास्ट होता है, उनका भी है, तो वी वांट देम टू बी एज नॉर्मल एज एनीबडी इन द वर्ल्ड। ट्रू। सो डिपेंड करता है कि कैसा क्या चीज़ है और कब करना चाहिए एंड इससे आगे वाली लाइफ, आने वाली लाइफ में क्या उनको इफेक्ट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन बिकॉज इट्स रियली इम्पोर्टेंट एंड हमारे ऑडियंस के लिए सुनना बहुत ज़रूरी था। थैंक यू सो मच। थैंक यू।